नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देखते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर लद्दाख के चुशूल क्षेत्र से है। भारत और चीन के बीच तनाव एक नए शिखर पर पहुंच गया है। इस समय लद्दाख में दोनों देशों के टैंक आमने सामने हैं। आज हुई बातचीत से कोई हल नहीं निकला है। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के मन में है क्या इन हालात में युद्ध के संकेत हैं? इन प्रश्न के उत्तर हमें ढूंढने होंगे। आज हम 29 अगस्त की रात वाले चाइनीज षड्यंत्र की इनसाइड स्टोरी भी आपको बताएंगे। चीन जिस ब्लैक टॉप पोस्ट पर कब्जा करना चाहता था, वहां पर भारतीय सेना का नियंत्रण कैसे हो गया? भारत के वीरों ने जासूसी उपकरण कैसे तोड़े? विकास रेजिमेंट ने कैसे चीन को दी विनाश की डोज? और ये विकास रेजिमेंट इतनी स्पेशल क्यों है? इस रिपोर्ट में आपको कई एक्सक्लूसिव जानकारियां मिलेंगी। इसके साथ ही आपको चीन से निपटने के मेड इन इंडिया फॉर्मूले के बारे में बताएंगे। ये चीन के विस्तारवादी वायरस की इंडियन वैक्सीन है। चीन के पास कैमरे हैं, सेंसर है, लेकिन भारत के पास अदम्य साहस है। चीन 1962 युद्ध के डायलॉग मार रहा है। ऐसे में उसे रिजांगला की लड़ाई याद दिलाना भी जरूरी है, जब भारत के 124 वीर योद्धाओं ने चीन के 1000 से ज्यादा सैनिकों से टक्कर ली थी। और आज सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच पर एक बड़ा खुलासा करेंगे। सुशांत केस में मर्डर वाला एंगल है या नहीं, इस सवाल का जवाब ढूंढते हुए सीबीआई को क्या सबूत मिले, ये आप जरूर देखिएगा। ये आज तक की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। लद्दाख के पेंगोंग झील इलाके में चीन ने एक बार फिर एलएसी का उल्लंघन करने की नाकाम कोशिश की है। भारतीय विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि चीन ने सहमति तोड़ी है। चीन ने उकसाने वाली सैन्य हरकत की है। सैन्य बातचीत जारी होने के बावजूद चीनी सेना ने 31 अगस्त को फिर उकसाने वाली कार्रवाई की। भारत ने यथास्थिति बदलने की चाइनीज कोशिशों को नाकाम कर दिया। सूत्रों के अनुसार 31 अगस्त को पेंगोंग के ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप की तरफ चीनी सैनिकों ने बढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सैनिकों ने मेगाफोन से उन्हें चेतावनी दी और उनसे कहा कि उनकी हरकतें देख ली गई हैं। इसके बाद चीनी सैनिक लौट गए। इससे पहले 29-30 अगस्त की रात को चीन ने अब तक खाली पड़े रहे इस भारतीय इलाके में बढ़ने की नाकाम कोशिश की थी। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर दिख रहे ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं कि इलाके में कैसी स्थिति बनी हुई है। भारत और चीन की सेनाएं एक दूसरे से करीब 9.5 किलोमीटर की दूरी पर हैं। भारत ने किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स की तैनाती भारत ने कर ली है। यहां पर चीनी कब्जे के इरादे को भांपकर भारत ने वहां स्पेशल फ्रंटियर फोर्स और सिखलाई इन्फेंट्री को तैनात कर रखा है। 29-30 अगस्त को प्लान नाकाम होने के बावजूद चीन ने 31 अगस्त को अंधेरे का फायदा उठाने की कोशिश की थी। दक्षिणी पेंगोंग में बनी स्थिति पर चुशूल में आज ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। ये सैन्य वार्ता आगे भी जारी रह सकती है, लेकिन दक्षिणी पेंगोंग में तनाव बना हुआ है। उधर इन हालात पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर के अलावा एनएसए अजीत डोवाल, सीडीएस जनरल बिपिन रावत, सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे और डीजीएमओ शामिल थे। और चीन की घुसपैठ इस बीच फिर से नाकाम हुई है। हमने आपको बताया कि किस तरीके से अंधेरे का फायदा उठाकर चीन ने घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन चीन के इस मंसूबे पर भी भारतीय सैनिकों ने, भारतीय वीरों ने पानी फेर दिया है। एलएसी पर तनाव जारी है और इसमें भारत ने चीन को उसकी विस्तारवादी आदतों का इलाज करने वाली मेड इन इंडिया वैक्सीन दी है। अब टैंक भी आमने सामने है। आगे कुछ भी हो सकता है। हमारे साथ इस समय हमारे संवाददाता मंजीत नेगी जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। मंजीत, एक बार फिर चीन ने कोशिश की थी ऐसी, एक बार फिर उसने ऐसी हिमाकत की कि वो भारतीय टेरिटरी में, भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कर जाए। क्या हुआ है, विस्तार से बताएं। देखिए श्वेता, जो 29-30 की घटना थी, उसके बाद इस बात की आशंका भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से जताई जा रही थी कि चीन की तरफ से इस तरह की कोई कोशिश हो सकती है, हिमाकत हो सकती है। और उसी का नतीजा था कि आज सुबह चुनाव, जहां पहले भी दोनों के सेनाओं के बीच में इस तरह की घटनाएं हुई, आज करीब 7 से 8 गाड़ियों में बड़े जो हैवी व्हीकल हैं चाइनीज आर्मी के, वो चुनार की तरफ आगे बढ़े और उन्होंने लारू कंट्रोल के पास में जो इलाका है, बफर जोन है, वहां पर घुसने की कोशिश की।
समय रहते, क्योंकि भारतीय सेना की तैयारी थी, वहां पर जो जवान थे उन्होंने उनको पीछे धकेलने का काम किया। और हालांकि उसकी सूत्रों के मुताबिक चीनी सैनिक जो वाहनों में मौजूद थे उन्होंने तुरंत अपने वाहन वापस मोड़ लिए। और इसी तरह से अगर हम दिप्सांग की बात करें, वहां पर भी कल देर रात से चीनी सेना ने अपनी जो हरकत है खासतौर से चिलकुंडों के पास वहां पर बढ़ाई है और कुछ इस तरह के इल्यूमिनेटिंग शॉट फायर किए हैं। आसमान में इस तरह की चीजें एक तरह से उकसाने वाली चीजें वहां पर सामने आई हैं। तो ये दो घटनाएं दिखाती हैं कि चीन किस तरह से बौखलाया हुआ है 69 और 30 को, जो दक्षिण वाकई पिछली दो घटनाएं दिखाती हैं कि चीन किस तरीके से बौखलाया हुआ है और साथ में ये भी बताती है कि भारतीय सेना की तैयारी किस तरह की है, किस स्तर की है। भारत तैयार है क्योंकि उसे मालूम है चीन की फितरत, किस तरीके से वो धीरे धीरे नजरें छुपाकर बचाकर कोशिश करता है कि भारत के क्षेत्र में घुसे और जिसे अंग्रेजी में सलामी स्लाइसिंग कहा जाता है कि थोड़ा थोड़ा हिस्सा करके अपना बनाते जाए उसे। लेकिन अब इसकी इजाजत नहीं मिल सकती है। आज के जो हालात हैं उस पर पहले हमारी ये रिपोर्ट देख लीजिए। भारतीय सेना के स्पेशल कमांडोज ने दक्षिण पैंगोंग झील के पास ब्लैक टॉप की पहाड़ियों को अपने कब्जे में ले लिया। सेना के इस एक्शन से चीन भौचक्का रह गया। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी हैरत में पड़ गई। चीन सोच भी नहीं सकता था कि भारतीय सेना इस तरह आक्रामक हो जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया के सबसे ऊंचाई वाले मोर्चे पर जबरदस्त तनाव है। लद्दाख में भारतीय सेना अब तक तैनात थी, लेकिन चीन की हरकतों ने उसे आक्रामक बना दिया है। पैंगोंग झील के दक्षिणी छोर पर ब्लैक टॉप के इलाके में भारतीय सेना ने T-90 टैंक की रेजिमेंट को एक्टिव किया है। इस नक्शे में हरे रंग वाली पोजीशन पर भारतीय सेना है, जबकि लाल रंग वाली पॉइंट पर चीन की सेना बैठी हुई है। यहाँ चीन का एक टैंक रेजिमेंट भी तैनात है। चीन ने पहाड़ों पर लड़ने वाले हल्के टैंक T-15 को लद्दाख में खास तौर पर तैनात किया। ये आसानी से मूवमेंट में लाए जा सकते हैं, लेकिन चीन भूल रहा है कि उसके सामने भारतीय सेना का सबसे मजबूत T-90 युद्धक टैंक है और इसे एक शब्द में कहें तो युद्ध भूमि में बेजोड़ है, जो चीन को नाकों चने चबा सकता है। ब्लैक टॉप की ऊंचाई से करीब 100 मीटर नीचे चीनी टैंक्स साफ देखे जा सकते हैं। चीनी सेना ने इन्हें किसी भी एक्शन के लिए बिल्कुल तैयार रखा है। ऊंचाई पर पोजीशन लिए भारतीय सेना चीन के इन टैंकों और सैन्य तैनाती को देख सकती है। भारतीय सेना एंटी टैंक मिसाइल स्पाइक सिस्टम से लैस है, यानी इशारा मिलते ही T-15 टैंक खाक में मिला दिए जाएंगे। एक हाथी और चूहे में क्या लड़ाई है? कुछ भी लड़ाई नहीं है। T-90 की जो आर्मर पियर्सिंग शेल्स हैं उसकी क्षमता, T-90 की रेंज, T-90 की डिस्ट्रक्टिव पावर, T-90 का गन। को ये गलतफहमी टैंक के हल्के होने की वजह से है। चीन को लगता है कि T-15 नैनो टैंक दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में आसानी से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इन टैंकों के बारे में यह भी दावा किया जा रहा है कि इन्हें हवाई जहाज से कहीं भी ले जाया जा सकता है, लेकिन चीन का यह दावा उसके टैंक की तरह ही हल्का है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो T-15 नैनो टैंक भारत के T-90 भीष्म टैंक के सामने कहीं नहीं टिकता। T-90 में उतनी चपलता नहीं है जितनी T-15 में है, लेकिन चुशूल का युद्ध क्षेत्र सपाट है। ऐसे में वहां T-90 टैंक कारगर और प्रभावशाली साबित हो सकता है। चीन ने LAC के ऊपर ईस्टर्न लद्दाख में लाइट T-15 टैंक्स तैनात किए हैं। ये तकरीबन 30 से 33 टन के बीच इनका वजन है और 105 mm गन से लैस है। हिंदुस्तान ने T-90 44 टन और 125 मिलीमीटर गन के साथ लैस हैं और इनमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी हैं जिनका रेंज तकरीबन 4 किलोमीटर है। तो T-15 टैंक्स को टक्कर देने के लिए हिंदुस्तान के पास
T-90 टैंक्स तैनात हैं। 1962 की जंग के बाद ये पहला मौका है जब पेंगोंग इलाके में तनाव चरम पर है। दोनों सेनाएं बिल्कुल आमने सामने हैं। सेना की भाषा में इसे फेस ऑफ पोजीशन कहते हैं। ये एक खतरनाक परिस्थिति होती है। इसमें हल्की सी चिंगारी भी युद्ध छेड़ सकती है। काला टॉप के तनावपूर्ण मोर्चे पर भारत का भरोसा T-90 टैंक की क्षमताओं और अपने वीर जवानों के हौसले पर है। चीन सिर्फ भारत के टैंक की रेंज में ही नहीं, हमारे जवानों के अदम्य साहस के रेंज में भी है। मंजीत नेगी के साथ शिव अरूर, आज तक। एलएसी पर भारत और चीन के टैंक आमने सामने हैं। ऐसे में दोनों की ताकत की तुलना भी कर लेनी चाहिए। इससे चीन के आत्मविश्वास को थोड़ा और झटका लगेगा। चीन ने मोर्चे पर T-15 टैंक की तैनाती की है। ये टैंक पहाड़ी इलाकों में लड़ने के लिए खास बनाया गया है। हालांकि भारतीय T-90 टैंक के सामने इसकी ताकत बहुत कम है। T-15 टैंक का वजन 36 टन है, जबकि T-90 टैंक का वजन 48 टन। T-15 टैंक में 105 मिलीमीटर गन है। T-90 टैंक में अचूक 125 मिलीमीटर की मेन गन है। T-15 टैंक की स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि T-90 की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा। T-15 टैंक में 7.62 mm मशीन गन लगी है, जबकि T-90 में एंटी एयरक्राफ्ट गन 12.7 mm की है। T-15 टैंक 22 किलोमीटर तक गोला दागकर भारी नुकसान पहुंचा सकती है, वहीं T-90 टैंक 40 किलोमीटर तक तबाही मचा सकती है। चीन की किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पहले ही भारतीय सेना के T-90 टैंक एलएसी के पास तैनात कर दिए गए थे। अब इनके बाहुबल के इस्तेमाल का मौका शायद जल्द आने वाला है। जब भी बड़े युद्ध में इन टैंकों का प्रयोग भारत ने किया है, हर बार जीत हमारी ही हुई है। और इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि जो जज्बा है हमारे सैनिकों का, वैसा दुनिया में कहीं और नजर नहीं आता है। टैंकों का अलग ही रुतबा होता है। लोहे के इन योद्धाओं की ताकत ही अलग होती है। ये जब रणभूमि में दौड़ते हैं तो केवल धरती नहीं हिलती, दुश्मनों के दिल हिल जाते हैं। हथियारों में ये महाबली है। ये भारतीय सेना के बाहुबली हैं। मुख्य तौर पर भारतीय सेना 3 MBT यानी मेन बैटल टैंक का प्रयोग करती है। MBT अर्जुन, T-90 यानी भीष्म और T-72 अजय। जिसकी नजरों में हिंदुस्तान के लिए खोट हो, वो देख ले देश के इन रक्षकों को, क्योंकि अगर इन्होंने देख लिया तो फिर कुछ करने या सोचने तक का वक्त नहीं मिलेगा। अंत निश्चित है। दो देशों के बीच जो टकराव की स्थिति होती है, उसमें तनाव का असली अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि इनका इस्तेमाल शुरू हुआ है या नहीं। यानी अगर सरहदों पर टैंकों की तैनाती हो जाए तो समझ लीजिए कि जो तनाव की स्थिति है वो शायद युद्ध में तब्दील हो रही है। यह हमारा आखिरी हथियार होते हैं। वैसे भी कहा जाता है ना कि जब भी कूच की जाती है, चढ़ाई की जाती है, तो ये भारी भरकम टैंक आगे बढ़ते हैं, धूल उड़ाते हुए, दिलों को दहलाते हुए। दरअसल भारत की खासियत यह है, भारतीय सैनिकों की खासियत यह है कि ये कभी अपने उपकरणों पर अति निर्भर नहीं होते हैं। इन्हें मालूम है कि जिन टैंकों की सवारी ये कर रहे हैं, जिन्हें हथियार बनाकर ये आगे बढ़ रहे हैं, इनका हौसला, इनकी शक्ति उतनी ही होनी चाहिए। इन्हें भी इनके टैंकों जितना ही मजबूत होना चाहिए। वैसे भी मेड इन चाइना टैंक का कोई भरोसा तो होता नहीं है। चीन के टैंक्स रूस में हुए टैंक गेम्स में बार बार खराब प्रदर्शन करते रहे हैं। टैंक गेम्स में चीन के टैंक का पहिया निकल गया था और इन्हीं गेम्स में कई मौकों पर चीन के टैंक ब्रेकडाउन भी हुए हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं रूस के बायथलोन की, जब वहां पर चाइनीज टैंक का पहिया निकलकर अलग हो गया था। तब दुनिया भर में उस इवेंट को देखा जा रहा था और लोगों ने इसका मजाक उड़ाते हुए कहा था कि चीन के पास युद्ध के लिए हथियार नहीं, खिलौने। 2018 में रूस के बायथलोन में चीन के एक टैंक का ब्रेकडाउन भी हो गया था। इस प्रतियोगिता की मुश्किलों के बीच चीन के टैंक का इंजन खराब जवाब दे दिया था। अब एलएसी पर युद्ध क्षेत्र में चीन के टैंक कितना दम दिखाएंगे, कितने भरोसेमंद होंगे, ये कहना मुश्किल ही। अब हम एलएसी पर 29 अगस्त की रात वाली उस चीनी साजिश की इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं, जिसमें चीन के लिए बड़ा सबक छिपा हुआ है।
दरअसल भारतीय सेना ने एलएसी पर उस ब्लैक टॉप पोस्ट को अपने नियंत्रण में ले लिया है जिस पर कब्जा करने के मकसद से 29 अगस्त की रात को चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की थी। अभी तक ब्लैक टॉप पोस्ट पर किसी देश का कब्जा नहीं हुआ करता था, इसे बफर जोन आप कह सकते हैं। चीन इसी चोटी पर कब्जा करने की फिराक में था जिसे भारतीय जाबाजों ने नाकाम कर दिया। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के अनुसार भारतीय सेना ने ब्लैक टॉप पोस्ट से न सिर्फ चीनी सैनिकों को खदेड़ा बल्कि उस इलाके में लगे चीन के कैमरों और सर्विलांस उपकरणों को भी हटा दिया। तीन महीने में दूसरी बार 29 अगस्त की रात को लद्दाख में जो हुआ, उसके बाद चीन को एक बात तो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर लद्दाख के नक्शे पर वही लोकेशन देख रहे हैं जहां 29 अगस्त की रात में चीन के सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र पर कब्जे की मंशा से घुसपैठ की कोशिश की थी। मौजूदा तनाव के बीच ये पहली बार था जब चीन ने पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर घुसपैठ की कोशिश की थी। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना ने न सिर्फ चीनी साजिश को नाकाम किया बल्कि ब्लैक टॉप पोस्ट नाम की एक ऐसी स्ट्रेटेजिक हाइट पर कब्जा भी कर लिया जो रणनीतिक और सामरिक तौर से बेहद अहम है। इतना ही नहीं, भारतीय सेना ने इस इलाके में चीनी सेना के कैमरों और सर्विलांस कैमरों को भी नष्ट कर दिया जिन्हें चीन ने भारतीय सेना के मूवमेंट पर नजर रखने के लिए लगाया था। ब्लैक टॉप के आसपास चीनी सेना ने भारतीय सेना की गतिविधि पर नजर रखने के लिए कैमरे और दूसरे सर्विलांस के उपकरण लगा रखे थे, लेकिन भारतीय सेना के स्पेशल फ्रंटियर फोर्स और सिख रेजिमेंट के जवानों ने गुरिल्ला ऑपरेशन के जरिए यहां पर चीनी सेना को खदेड़ दिया और इन पोजीशन पर अपनी जगह बना ली। इसके साथ ही यहां पर तमाम सर्विलांस के उपकरण को नष्ट कर दिया। कैमरों और निगरानी उपकरणों के बावजूद चीनी सेना को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारतीय सेना की मौजूदगी की भनक तक नहीं लगी और 29 अगस्त की रात को उसके सारे मंसूबे धरे के धरे रह गए। चीन के करीब 200 सैनिकों ने 29 अगस्त की रात भारत के इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन भारत की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवान पहले से ही तैनात थे, जिन्होंने पहले तो चीन के सैनिकों को घुसपैठ करने से रोका और फिर उन्हें वापस खदेड़ दिया। हिंदुस्तान ने चाइना की नीयत को साफ तौर पे समझा, जांचा और 3 दिन पहले एक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की बटालियन को उत्तराखंड से लेकर आए और इस बटालियन ने चोरी छुपे इस एरिया की हाइट्स को पे कब्जा कर लिया। जब 29-30 अगस्त की रात को चाइना ने 200-300 सैनिक लेके आए तो वास्तव में हिंदुस्तान ने उसके लिए ट्रैप रखा हुआ था और हमने उनको आसानी से पछाड़ दिया। गलवान के बाद ये भारतीय सेना की तैयारियों का ही नतीजा था कि गलवान पार्ट 2 को नाकाम कर दिया गया। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना को पहले से ही अंदाजा था कि चीन ऐसी कोई हरकत जरूर करेगा, इसलिए उत्तराखंड में तैनात स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवानों को लद्दाख भेजा गया था। इस बटालियन की तैनाती पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर की गई। इसके अलावा सेना ने टैंक और इन्फेंट्री गाड़ियों को भी पेंगोंग के दक्षिणी किनारे पर तैनात कर दिया था। भारत की इन तैयारियों की खबर मिलते ही चीनी सेना बौखला उठी। इसी बौखलाहट में चीन के करीब 200 सैनिकों ने भारतीय इलाकों में घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन इन इलाकों में पहले से तैनात स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवानों ने चीनी सैनिकों को उल्टे पांव लौटने पर मजबूर कर दिया और भारतीय सेना ने 3 महीने में दूसरी बार चीनी सेना के मंसूबों पर पानी फेर दिया। जिस तरह से जनरल बिपिन रावत जो कि सीडीएस है, उन्होंने साफ तरह से कुछ दिन पहले इस बात का इशारा दिया था कि अगर जिस तरह की बातचीत इस वक्त पूर्वी लद्दाख और दूसरे इलाकों में चल रही को लेकर चल रही है, खासतौर से फिंगर 5 पर चीन पीछे नहीं जा रहा है, ऐसे में भारत के सैन्य विकल्प खुले हुए हैं और उसी की बानगी 29 से 30 तारीख को देखने को मिली और अब आने वाले दिनों में लगता है कि भारत इसी तरह से सैन्य मोर्चे पर चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी कर चुका है। मंजित नेगी, आज तक। चीन ने प्लान तो बनाया था, लेकिन भारतीय सेना की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की विकास रेजिमेंट के आगे चीनी सैनिक टिक नहीं सके, क्योंकि ये एक ऐसी फोर्स है जो चीन बॉर्डर पर खुफिया मिलिट्री ऑपरेशंस को अंजाम देती है। इस फोर्स की खास बात यह है कि इसमें भारत में रह रहे तिब्बती मूल के जवान भर्ती होते हैं, जिन्हें माउंटेन वॉरफेयर में महारत हासिल होती है। जिस विकास रेजिमेंट ने चीन को विनाश की डोज दी, उसकी खासियत क्या है, ये भी देखिए।
नाम स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, काम खुफिया सैन्य मिशन को अंजाम देना। मिलिए स्पेशल फ्रंटियर फोर्स से, जिनके पराक्रम से 29 अगस्त की रात को चीनी सेना के मंसूबे फेल हो गए। इस फोर्स का नाम भी शायद आपने पहले कभी सुना होगा, क्योंकि इसके ऑपरेशंस की तरह ये फोर्स भी इतनी खुफिया है कि भारतीय सेना तक को भी इसकी मूवमेंट की कोई भनक नहीं होती। ये फोर्स सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है। इस फोर्स के जवानों को बहादुरी दिखाने पर सार्वजनिक तौर से सम्मानित भी नहीं किया जाता। ये खुफिया फोर्स काम भी भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के अधीन है। इस फोर्स का गठन भी खास तौर से चीन की साजिशों को ध्यान में रखकर किया गया था। दरअसल 1962 भारत चीन युद्ध के बाद एक ऐसी फोर्स की कमी महसूस की गई जो युद्ध की स्थिति में चीन की सीमा में घुसकर खुफिया मिलिट्री ऑपरेशंस कर सके और जिसे पहाड़ों पर युद्ध लड़ने में भी महारत हासिल हो। इसी मकसद से स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का गठन हुआ, जिसमें उस समय तिब्बती लड़ाकों को शामिल किया गया। शुरू में इसमें 5000 जवान थे, जिनकी ट्रेनिंग के लिए उत्तराखंड के चकराता में ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया, जहां पर फोर्स में शामिल जवानों को पहाड़ों पर चढ़ने और गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग दी गई। इस फोर्स में अब भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट से जवानों को शामिल किया जाता है, जिन्हें ट्रेनिंग के बाद अलग अलग जगहों पर तैनात किया जाता है। भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट के ऑफिसर इस फोर्स को कमांड करते हैं। माउंटेन वॉरफेयर, पहाड़ी युद्ध या फिर ग्लेशियर वॉरफेयर जैसे जो लड़ाई हमारी 1984 से सियाचिन ग्लेशियर में पाकिस्तान के साथ चल रही है, कोई भी ऐसी फौज नहीं है जो लद्दाख स्काउट्स या विकास को बीट कर सके माउंटेन वॉरफेयर में। इसमें जो सोल्जर्स हैं, जो वॉलंटियर्स आते हैं, उनकी ट्रेनिंग स्पेशलाइज्ड है और वो इस एरिया के हैं जहां उनके माँ बाप को उस देश से निकाल दिया गया था और उन्होंने इंडिया में, भारत में श्रेय लिए। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स कितने खुफिया तरीके से अपना काम करती है, ये 29 अगस्त की रात को चीनी सेना को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। लेकिन इस फोर्स का इतिहास भी कम पराक्रमी नहीं है। गठन के बाद इस फोर्स ने कई अहम मिलिट्री ऑपरेशंस में हिस्सा लिया है। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में चटगांव के पहाड़ों पर ऑपरेशन ईगल के तहत सुरक्षित करने में इस फोर्स का रोल था। उस ऑपरेशन में इस फोर्स के 46 जवान शहीद हुए थे। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार में भी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के कमांडोज शामिल थे, जिसमें अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को खाली कराया गया था। सियाचिन की चोटियों पर जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया था, तब भी इस फोर्स के कमांडोज ने अहम भूमिका निभाई और वर्ष 1999 में करगिल युद्ध के दौरान भी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ऑपरेशन विजय का हिस्सा थी। बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस को अंजाम देना और गुमनाम रहना, यही इस फोर्स की खासियत है और सबसे बड़ी ताकत भी। विकास बटालियन, जिसका नाम आजकल न्यूज के सुर्खियों में आ रहा है, ये एक स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का, स्पेशल फोर्सेस का कमांडो यूनिट है। इनके जो मेन टास्क होते हैं, होस्टेज रेस्क्यू हो गया, काउंटर टेररिज्म हो गया, अनकन्वेंशनल वॉरफेयर हो गया, और सबसे खूबियत ये है जो इनके जो ट्रूप्स हैं, माउंटेन वॉरफेयर में एक्सपर्टीज है और सबसे माहिर है। ये जो कमांडोज हमारे हैं विकास बटालियन के, ये पहाड़ों पर चढ़कर रस्सी लगाकर दुश्मन के पीछे जाकर वहां पे भी अपना कमांडो ऑपरेशंस कर सकते हैं। बहुत ही मोटिवेटेड, बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही ब्रेव ट्रूप्स हैं, जो हमारे भारत के एक स्ट्रेटेजिक एसेट है विकास के बटालियन वाले ट्रूप्स। खुफिया तरीकों से मिलिट्री ऑपरेशंस को अंजाम देना और दुश्मन को चकमा देने की काबिलियत, यही विकास रेजिमेंट की खासियत है, जिसका एक ट्रेलर चीन की सेना 29 अगस्त की रात को देख चुकी है और अगर जरूरत पड़ी तो आगे भी देखेगी। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के ये कमांडो माउंटेन वॉरफेयर के माहिर होते हैं। मई जून से लद्दाख में चीन के साथ विवाद शुरू होने के बाद से इन जवानों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी और पेंगोंग और स्पांगुर के इलाके में कई बार पैरा जंप की, और इसी का नतीजा है कि 29 और 30 की रात को जब इन्होंने मोर्चा संभाला तो चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया। मंजित नेगी, दिल्ली, आज तक।
वक्त कैसे बदलता है ये चीन के बयानों से समझिए। पहले चीन अतिक्रमण करता था और भारत उससे वापस जाने को कहता था। आज चीन भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है और भारतीय सेना को एलएसी पर वापस जाने को कह रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय सेना ने एलएसी पार की। चीन की तो आदत ही है कि एलएसी पर जो जगह उसे पसंद आ जाती है उसे वो अपने इलाके में बता देता है, लेकिन इस बार चीन की मनमानी को मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। ये नए भारत की शक्ति है जिसने चीन को बेबस कर दिया है। भारत की ये शक्ति चीन को गलवान में पता चल गई थी और अब पेंगोंग में उसे पता चल गया कि भारत उससे 4 कदम आगे है। चीन की चाल कोई भी हो, भारत तैयार है। भारत ने चीन की क्या हालत कर दी है, इसे आप 2 बातों से समझिए। पहली बात यह कि सीमा पर खुद तनाव बढ़ाने वाला चीन अब भारत से तनाव कम करने की अपील कर रहा है। दूसरी बात यह कि चीन ने भारत से औपचारिक शिकायत की है कि वो सीमा पर अपने सैनिकों को कंट्रोल करे। यही चीन की बेबसी है। 2 महीने से वो आक्रामक था, युद्ध की स्थिति पैदा कर रहा था, लेकिन अब अपना दुखड़ा बता रहा है और ये कह रहा है कि उसने तो न तो कभी किसी को युद्ध के लिए उकसाया, न किसी की 1 इंच जमीन पर कब्जा किया, न उसके सैनिकों ने कभी सीमा पार की। ये सदी का सबसे बड़ा जोक है। एक तरफ डील और दूसरी तरफ धोखेबाजी। चीन का चरित्र यही है। 2 महीने पहले चीन ने गलवान में जो किया था वही वो पेंगोंग इलाके में दोहराना चाहता था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि एलएसी पर अब जगह कोई भी हो, भारतीय सेना 24 घंटे तैयार है। चीन की कोई भी हरकत, उसकी कोई भी चाल भारतीय सेना तुरंत भांप लेती है और चाइनीज सैनिक कुछ कर पाए इससे पहले ही भारतीय सैनिक चीन के प्लान को फेल कर देते हैं। पेंगोंग इलाके में 29 जून को यही हुआ और ये चीन की बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक हार भी है। इसलिए चीन पिछले 24 घंटे से बहुत हैरान और परेशान है। 29 अगस्त की घटना पर वहां से 4 बयान आ चुके हैं। इसमें चीन की सेना का बयान, भारत में चीन के दूतावास का बयान, 2 बार चीन के विदेश मंत्रालय का बयान और खुद चीन के विदेश मंत्री का बयान शामिल है। We urge India to stop all provocative actions, immediately withdraw troops illegally crossing the border area, and stop any actions that may escalate the situation. चीन के इन बयानों में 2 बातों पर जोर है। पहली बात यह है कि चीन अपनी गलती मान नहीं रहा और भारत को दोष दे रहा है। उसका कहना है कि अतिक्रमण उसने नहीं, भारतीय सैनिकों ने किया और भारत सीमा पर अपने सैनिकों को संभाले। चीन की दूसरी बात यह है कि सीमा पर मतभेदों को काबू करना होगा और इन्हें टकराव में बदलना ठीक नहीं, क्योंकि चीन बातचीत चाहता है जिससे मतभेदों को दूर किया जा सके। अब चीन की इन बातों को आप ऐसे समझिए कि पेंगोंग में भारत ने उसे उसी की भाषा में जो जवाब दिया, उससे चीन अचानक शांति का प्रचारक बन गया। वो खुद को महात्मा और दूसरों को आक्रमणकारी बताने लगा। ये पेंगोंग में की गई हरकत और उसके बाद भारतीय सेना से मिली मनोवैज्ञानिक हार का गहरा सदमा है, जिसमें चीन पिछले 24 घंटे से बहकी बातें करने लगा है। कभी वो शांति की बात करता है, कभी वो 1962 की याद दिलाने लगता है। चीन जो सोचता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसे माहौल में जब चीन को जैसे का तैसा मिलता है, चीन को उसी की भाषा में जब जवाब दिया जाता है, चीन उस भाषा को ही समझता है। उम्मीद करते हैं कि अब बातचीत से कोई मसला हल हो। ये सब उस शर्मिंदगी से बचने के हथकंडे हैं जिससे चीन की सेना की दुनिया भर में हंसी उड़ रही है। पहले गलवान में भारतीय सैनिकों ने चाइनीज सैनिकों को बिना हथियारों के ऐसा पीटा कि चीन की सेना अब तक उनकी कब्रें छिपा रही है, लेकिन ये कब्रें अब दुनिया के सामने आ रही हैं। गलवान का बदला लेने की कोशिश में चीन ने पेंगोंग के दक्षिणी इलाके में नई चाल चली थी
और वहाँ वो LAC पार करके भारत की तरफ कुछ अहम पहाड़ियों पर कब्जा करने के फिराक में था। लेकिन भारतीय सेना भी अब चीन से 4 कदम आगे है। यहाँ से न सिर्फ चाइनीज सैनिकों को भगाया, बल्कि भारत के वीर सैनिक यहाँ की 3 अहम पहाड़ियों पर डट कर बैठ गए और इससे चीन का पूरा प्लान फेल हो गया। चीन की सेना की हिम्मत भी नहीं हुई कि वो भारतीय सैनिकों से अब भिड़ सके, क्योंकि उन्हें गलवान याद आ रहा होगा। आज तक ब्यूरो। यहाँ सवाल यह है कि चीन पेंगोंग झील से पीछे क्यों नहीं हटना चाहता। इसका जवाब आपको हम बताते हैं। सबसे पहले पेंगोंग झील की भौगोलिक स्थिति को समझिए। ये झील 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। इसकी लंबाई 135 किलोमीटर। ये संकरी झील है और इसकी अधिकतम चौड़ाई 6 किलोमीटर है। सर्दियों में जम जाने वाली पेंगोंग झील लेह से 54 किलोमीटर दूर है। पेंगोंग झील के 2/3 हिस्से पर चीन का नियंत्रण है। झील की सिर्फ 45 किलोमीटर लंबाई पर भारतीय नियंत्रण है, जबकि 90 किलोमीटर इलाका चीनी नियंत्रण में आता है। पेंगोंग के फिंगर 8 तक भारत अपना अधिकार क्षेत्र मानता है। फिंगर 4 तक चीन अपना अधिकार क्षेत्र मानता है। पूरी LAC पर सिर्फ पेंगोंग पर ही भारत चीन के बीच जल सीमा है। पेंगोंग झील की अहमियत इसीलिए बढ़ जाती है क्योंकि ये रणनीतिक तौर पर बहुत अहम चुशूल के पास है। पेंगोंग के उत्तरी और दक्षिणी छोर से चीन आक्रमण कर सकता है। 1962 में चुशूल के रिजांग दर्रे में भारत चीन की सेनाएं भिड़ी थी। पेंगोंग तक चीन ने अपना मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है। पेंगोंग झील के किनारों के साथ साथ चीन ने सड़कें बनाई हैं। करगिल युद्ध के समय जब भारतीय सेना यहां से हटी थी, तब चीन ने भारतीय इलाके में 5 किलोमीटर सड़क बना ली थी। चीन पेंगोंग झील के साथ 5G नेटवर्क बना रहा है और चीनी सैनिकों के लिए स्ट्रक्चर खड़े कर रहा है, क्योंकि इससे रणनीतिक रूप से चीन को इलाके पर पकड़ मिलती है। LAC पर इस इलाके में सीमा को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। दोनों देश अपनी सीमा अलग अलग बिंदु तक मानते हैं। चीन इसी का फायदा उठाने की कोशिश करता है। चीन की सेना प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर है, यानी झूठ को इतनी बार बोलो कि वो सच लगने लगे। चाइनीज सेना के इशारों पर यह काम करता है। चीन का अखबार ग्लोबल टाइम्स। इस समय चीन की सरकार की हताशा उसके मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के शब्दों में दिख रही है। ग्लोबल टाइम्स के एक लेख में लिखा है, अगर भारत चीन के साथ उलझता है तो उसकी सेना को 1962 से भी ज्यादा सैन्य नुकसान झेलना पड़ सकता है। पेंगोंग लेक में हुआ संघर्ष ये दिखाता है कि भारत ने गलवान घाटी से कोई सबक नहीं लिया। वो अब भी चीन को उकसाना चाहता है। ग्लोबल टाइम्स ने आगे लिखा है कि चीन भारत से कई गुना ताकतवर है और भारत का चीन से कोई मुकाबला नहीं है। ग्लोबल टाइम्स को भारत और अमेरिका की दोस्ती भी अखर रही है। आगे लिखा है कि हमें भारत की गलतफहमी को दूर करना चाहिए कि वो अमेरिका समेत दूसरी ताकतों के साथ मिलकर चीन से टकरा सकता है। अब चीनी सेना के किराए के संपादकों ने अपनी बेचैनी और हताशा को छींटाकशी के अवसर में बदलने की पूरी कोशिश की है, लेकिन असलियत में इस लेख से इस बात की पुष्टि हो गई है कि इस समय चीन कितने दबाव में है और भारत के आक्रामक रुख से कितना हैरान है। वैसे चीन ने 1962 की बात तो की है, इसीलिए हम उसे रिजांगला का सबक भी याद दिलाना चाहते हैं। 1962 में चीन के साथ हुई रिजांगला की लड़ाई को भारतीय सैन्य इतिहास की ही नहीं बल्कि विश्व इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक माना जाता है। इसमें 13वीं कुमाऊं की चार्ली कंपनी के 124 जवानों ने चीन के 2000 सैनिकों से टक्कर ली थी। भारत के वो वीर आज भी चीन के सपनों में आते होंगे। रिजांगला की कहानी तो एक नहीं 120 परमवीरों की है, जिनका सामना खुद से मजबूत दुश्मन से था, 10 गुना ज्यादा सैनिकों से था, बेहतर हथियारों से था। मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 120 जवान केवल अपनी इच्छा शक्ति की बदौलत 16,000 फीट की उस ऊंचाई पर डटे थे। उन दिनों भारतीय सैनिकों के पास कपड़ों और टेंट की कमी थी, साथ ही असलहे की भी भारी किल्लत थी। चार्ली कंपनी के जवानों के पास 303 राइफल थी और 600 राउंड गोलियां। पूरी कंपनी के पास कुल 6 लाइट मशीन गन थी, गिने चुने 2 इंच मोर्टार थे। चीनी सैनिकों के पास इस मोर्चे पे 7.62 mm सेल्फ लोडिंग राइफल थी, मीडियम मशीन गन, लाइट मशीन गन, 120 mm, 81 mm, 60 mm मोर्टार, 132 mm रॉकेट,
75 mm और 57 mm की रिकॉइललेस बंदूकें जिससे बंकर भी नष्ट हो सकते हैं। चीन की कोशिश यह थी कि जल्द से जल्द सैनिकों का गोला बारूद खत्म करवा दे। उसे उम्मीद थी कि असलहा खत्म होते ही उस मोर्चे पर युद्ध सिमट जाएगा। रिजांगला के मोर्चे पर -30 डिग्री की ठंड में सैनिक बिना दस्तानों की गोलियां लोड कर रहे थे। 120 भारतीय जवानों का सामना 2000 चीनी सैनिकों से था। चीन को उम्मीद थी कि उनकी संख्या देखकर ही भारतीय सैनिक पोस्ट छोड़कर भाग चुके होंगे, पर उनका सामना शैतान सिंह और कुमाऊं रेजिमेंट के वीरों से था। जो लड़ाई 13 कुमाऊं ने रिजांगला में लड़ी मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में, वैसी कोई लड़ाई मेरे ख्याल से सारागढ़ी के बाद में ही देखने को मिलती है। चीनियों की पहली पंक्ति भारत ने मार गिराई, पर वो दोबारा बढ़ी। गोलियां अब लगभग खत्म थी, इसीलिए चीनियों के करीब आने का इंतजार किया गया। बिल्कुल ही नजदीक आगे फायर करते करते जवानों के पास गोली भी बची तो कि 5 या 7 गोली बच गई। गोली भी चालें तो कितनी चालें, 3:30 बजे से सवेरे का 6:45 हो गया। कहाँ से इतना एमिनेशन आएगा? जवान के पास फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन एमिनेशन टोटल 100 समझ लीजिए, और 100 करके 125 समझ लीजिए, तो एमिनेशन कहाँ तक चलेगा? नजदीक आने पर बेनेट से उन्हें मारने के लिए हिंदुस्तानी जवान कूदे, पर चीनियों के जैकेट इतने मोटे थे कि बेनेट भी भेद नहीं पा रहा था। कंपनी के जवान हरियाणा के रहने वाले थे, पहाड़ों और ठंड के आदी तो नहीं थे, पर बेहद तगड़ी कदकाठी के थे। जब बेनेट ने असर नहीं किया, तब इन्होंने हाथों से चीनियों को एक एक कर मार गिराना शुरू किया। मैं देख रहा हूँ पकड़ करके आपस के अंदर चाइनीज को सिर ऐसे, और बाहर आए और 2 चीनियों को पकड़ा इन्होंने, और पकड़ने के साथ उनका सर टकरा दिया आपस में इतनी जोर से, पहलवानी जोर से, कि वो दोनों वहीं धराशायी हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। अपने सैनिकों की हालत देखकर चीन को समझ आ गया था कि रिजांगला आसान नहीं होने वाला। ताकत और संख्या में अधिक होने के बावजूद वो महज 45 मिनट में पीछे धकेल दिए गए। चीन ने अपनी रणनीति बदल दी। सैनिक फिर संगठित हुए और रिजांगला पर जबरदस्त बमबारी शुरू कर दी। पराक्रमो विजयते के आदर्श वाक्य के साथ ये रेजिमेंट वाकई चरितार्थ करता है किस तरीके से परमवीर यहां रहे हैं, चाहे बदगाम की लड़ाई आप देखें या फिर रिजांगला की लड़ाई, जिसके ये सारे निशान यहां पर कितने अच्छे से संजो कर रखे गए हैं। ये देखिए, हम बार बार आपको ये कहानी सुनाते हैं कि किस तरीके से रिजांगला के जो वीर थे, जब बर्फ पिघल गई थी पहाड़ी पर, उसके बाद एक एक शरीर जो वहां से ले जाया गया था, सबके ऊपर सामने से गोलियों के निशान थे। अब ये हेलमेट देखिए, सामने से गोलियों ने भेदा है, लेकिन ये वीर हिले नहीं होंगे अपनी जगह से। ये मेजर शैतान सिंह, जो पिस्टल पाउच बेल्ट उन्होंने पहना था, वो किस तरीके से क्षत विक्षत है, वो भी आप यहां पर देखिए। एक एक चीज जो इनकी वीरता की कहानी बताता है। अमूमन जो नोट होते हैं वो भी सामने की जेबों में रखे होते हैं, अब नोटों का हाल देखिए। यानी एक भी ऐसा पराक्रमी नहीं था जो अपनी जगह से हिला हो, जिसने पीठ दिखाई हो। शैतान सिंह जानते थे कि यह लड़ाई जीत पाना संभव नहीं। 2000 चीनियों के आगे 120 जवान कब तक टिक सकते थे भला? दोनों हाथों में लगी गोलियों और छर्रों से बोझिल शरीर के साथ शैतान सिंह लगातार लड़ते रहे, पर शरीर से रिश्ते खून ने उन्हें बेहोश करना शुरू कर दिया था। बरस लगने के बाद तो मेरे साहब को आपको हालत क्या होती है ये तो आप जानते हैं, एकदम जमीन के अंदर। और बोला रामचंद्र, मैंने कहा हाँ साहब। बोले साहब क्या बात हुआ? बोले भाई पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द होगा। अब मैं तो समझ गया, तो मैं हाथ डाल के देखा तो मेरे साहब की आंतें निकले। सवेरे का हो गया 8:15, 2 मिनट बाकी थी। मैंने उस पर डाले नज़र मेरे साहब की हाथ के ऊपर, तो घड़ी चल रही थी और ठीक 8:15 बजे तो घड़ी की नब्ज़ बंद हो। मेरे साहब बिल्कुल शहीद हो चुका था।
13 कुमाऊं की इस पराक्रमी पलटन के अब केवल 14 जवान जिंदा बचे थे। इनमें भी 9 गंभीर रूप से जख्मी थे। पर हिंदुस्तान के मुट्ठी भर मतवालों ने 1300 चीनियों के प्राण छीन लिए। चीनी सेना के लिए आगे बढ़ना संभव नहीं था। और अब सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ी खबर। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई या फिर उन्होंने खुदकुशी कर ली, सीबीआई इसकी गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई है। लेकिन सीबीआई के हवाले से हमारे पास जो एक्सक्लूसिव खबर आई है वो बहुत चौंकाने वाली है। खबर यह है कि सीबीआई को 12 दिन की जांच में अब तक सुशांत की हत्या से जुड़ा कोई सुराग नहीं मिला है। क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन का नतीजा कत्ल या खुदकुशी। फॉरेंसिक सबूतों की छानबीन का नतीजा कत्ल या खुदकुशी। मौका वारदात से मिले सबूतों का नतीजा कत्ल या खुदकुशी। गवाहों और आरोपियों से लंबी पूछताछ का नतीजा कत्ल या खुदकुशी। सीबीआई की 13 दिनों की तफ्तीश का नतीजा कत्ल या खुदकुशी। सुशांत की रहस्यमयी मौत के मामले में बेशक सीबीआई ने अपनी जांच में सारे एंगल खोल कर रखे हों, लेकिन अब तक की तफ्तीश कम से कम कत्ल की तरफ इशारा नहीं कर रही। यानी अब तक की तफ्तीश में सीबीआई को ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिला जिससे उसे शक हो कि किसी ने साजिशन सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कर दी और उनकी लाश को फंदे से टांगकर उसे खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की। सीबीआई की जांच टीम से जुड़े 3 अलग अलग अफसरों ने आज तक से अनौपचारिक बातचीत करते हुए इस खबर पर मुहर लगाई। हालांकि ये जरूर कहा कि फिलहाल सीबीआई ने मामले की जांच में सारे ऑप्शंस खोल रखे हैं और इस मामले को लेकर किसी आखिरी नतीजे पर नहीं पहुंची है। लेकिन ये भी सच है कि अब जबकि छानबीन में सुशांत की मौत कत्ल नहीं लग रही है और ऐसे में सीबीआई ने भी अपनी तफ्तीश एबेटमेंट टू सुसाइड यानी खुदकुशी के लिए मजबूर करने या उकसाने के एंगल पर ही केंद्रित कर दी है और अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि रिया और उसके घर के लोग सुशांत की मौत के लिए कितने जिम्मेदार हैं या फिर जिम्मेदार हैं भी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 19 अगस्त को इस मामले की जांच की कमान सीबीआई के हवाले सौंपी थी। मामला हाथ में लेते ही सीबीआई ने बड़ी तेजी से छानबीन की शुरुआत की। उसने सुशांत की मौत के वक्त उनके घर में मौजूद नीरज सिंह और सिद्धार्थ पिठानी जैसे लोगों से पूछताछ के साथ ही अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाई। मुंबई पहुंचने के फौरन बाद क्राइम सीन का रिकंस्ट्रक्शन किया। असल में इस मामले में क्राइम सीन को लेकर भी बेशुमार सवाल थे। अनगिनत लोगों ने कहा कि सुशांत की लाश जिन हालत में पंखे से लटकी हुई मिली उन हालत में कोई खुदकुशी कर ही नहीं सकता। 36,91,000 के पार पहुंच चुका है भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा और इसीलिए ध्यान ये रखना है कि ये बीमारी अभी दूर हुई नहीं है। हम सबको सतर्क रहना है। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।